हेलो एस्पिरेंट्स। अनलॉक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे सेशन 9 में 15 और 16 सितंबर 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर्स की, जो कि आपके पीसीएस, आरपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, एसएससी अन्य एग्जामों में काफी सहयोगी साबित होंगे। चर्चा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही में खबरों में रही नारी कुर्बन और कुरु विकरण जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? रिसेंटली बीन इन न्यूज द नारी कुरावंस एंड कुरु विकारंस ट्राइब्स बिलोंग टू विच स्टेट? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ये दोनों जनजाति कुरु विकरण और नारी कुरुबन जनजाति अभी चर्चा चर्चा में थी, और चर्चा में रहने का कारण था कि यूनियन कैबिनेट ने अभी 5 राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित सूची में डाला है। केंद्र सरकार ने शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में डाला है। इसमें है हिमाचल प्रदेश की हाती समुदाय, जो कि मेनली हाट बाजार का काम करते हैं, हाट बाजार पे ट्रेडिशनल अपने सामानों को बेचने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की गोंड ट्राइब, और गोंड ट्राइब के साथ उनकी 5 सब कास्ट को भी इसमें अनुसूचित सूची लिस्ट में डाला है। कर्नाटक की बेट्टा कुरुबा साइट, जो कि काफी समय से डिमांड कर रही थी एसटी लिस्ट में जाने के, एसटी ट्राइब स्टेटस लेने के लिए। छत्तीसगढ़ की बिंजिया ट्राइब्स, जिसको झारखंड उड़ीसा में ऑलरेडी एसटी कैटेगरी में डाला जा चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं डाला था। छत्तीसगढ़ की बिंजिया ट्राइब्स और तमिलनाडु की नरिकुरावन और कुरु विकारन ट्राइब्स। इसकी जो प्रोसेस होती है शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में डालने की, वो ये होती है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी जनजाति को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में डालने के लिए सिफारिश करती है। कहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, जनजाति मंत्रालय को, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय को ये सिफारिश भेजी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और स्टेट गवर्नमेंट की इस सिफारिश पे केंद्रीय जनजाति मंत्रालय विचार करता है, और विचार करने के बाद फाइनल अप्रूव करके इसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास अप्रूवल के लिए भेज देता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसको अप्रूव करके फाइनली एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक आयोग को भेज देता है, और वहां पर इसे अप्रूवल मिलने के बाद ये फाइनल कैबिनेट कमेटी के पास पहुंचता है, और कैबिनेट कमेटी इस पे फाइनल डिसीजन लेती है। तो इसी प्रोसेस के तहत कैबिनेट कमेटी ने फाइनल डिसीजन लिया अभी 5 राज्यों की लगभग 12 से अधिक अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित सूची में डाला। आर्टिकल 342(1) इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट किसी भी ट्राइब्स को स्पेसिफाई कर सकेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स माना जाए नहीं माना जाए। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो प्रशासन है, अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों का जो प्रशासन है, वो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची से देखा जाता है। फिफ्थ जो शेड्यूल है संविधान की, उसमें कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों का प्रशासन फिफ्थ अनुसूची के प्रावधानों के तहत ही किया जाएगा, लेकिन केवल 4 राज्यों को छोड़ के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है सिक्स शेड्यूल में, जिसमें कहा गया है कि इन 4 राज्यों का प्रशासन सिक्स शेड्यूल के तहत, ट्राइबल एरियाज का प्रशासन इस सिक्स शेड्यूल के तहत किया जाएगा। जिसमें कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किन 3 राज्यों में आयोजित किया जाएगा? अभी जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 में इंडिया में, किन 3 राज्यों में आयोजित होगा? गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा। इसका सही आंसर है ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा। ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, OMG। 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच में आयोजित किया जाएगा। ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। ये 7th एडिशन है। 2008 से ये शुरू हुआ था, और 2020 में इसका 7th एडिशन होने वाला था इंडिया में, लेकिन वो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। और उसके बाद अभी 2022 में 7th एडिशन इसका इंडिया में आयोजित किया जा रहा है 11 से 30 अक्टूबर 2022 को। 2008 में जो पहला एडिशन हुआ था वो न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसमें नॉर्थ कोरिया विजेता घोषित हुआ था। और नॉर्थ कोरिया इस वुमेन्स वर्ल्ड कप में, अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप में 2 बार फाइनल विजेता रहा है। एक बार 2008 में शुरुआत में, और एक बार शायद 2016 में। 2018 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप था अंडर 17, वो उरुग्वे में हुआ था, और इसका फाइनल जो विजेता था वो स्पेन था। तो अभी स्पेन डिफेंडर चैंपियन है, जिसे डिफेंड करना है। डेब्यू की बात करें तो 3 देश ऐसे हैं जो पहली बार इसमें शामिल हो रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं। एक है मोरक्को, एक है तंजानिया, एक है भारत। वेन्यू की बात करें कहाँ आयोजित होगा, तो ये 3 जगह आयोजित होगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में, महाराष्ट्र के नवी मुंबई, और गोवा के मरगांव। तो उड़ीसा, महाराष्ट्र और गोवा में ये आयोजित होगा। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी पेरिस में। उसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है गियानी इन्फेंटिनो।
और 211 नेशनल एसोसिएशन सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको को हाल में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? इसको क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है अगर एग्जाम में आया तो। जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको, इन्हें हाल ही में अंगोला का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अंगोला के राष्ट्रपति हैं। इन्हें अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। ये पहले भी अंगोला के राष्ट्रपति रह चुके हैं। जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको ये हैं। ये री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला। अंगोला की अगर हम बात करें तो अंगोला ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे वेस्टर्न साइड में स्थित देश है, जिसकी बाउंड्री लगती है नामीबिया के साथ, जाम्बिया के साथ और डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ। ये डीआरसी है, ये जाम्बिया है, नामीबिया नामीबिया जहाँ से अभी हमने कूनो नेशनल पार्क के लिए 8 चीतों को मंगवाया है। ये 3 देशों से इसकी बाउंड्री लगती है अंगोला की। और अंगोला की राजधानी है लुआंडा, जो कि अटलांटिक ओशियन के तट पे है। जाम्बेजी रिवर और कॉन्गो रिवर, ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो अंगोला से निकलती हैं। अंगोला की जो इकोनॉमी है लगभग 60% इकोनॉमी डायमंड और ऑयल पे ही डिपेंडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बोनस मैटर बोनस मार्क्स में आज हम चर्चा करेंगे श्री रामनाथ कोविंद ने, जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं भारत के, पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्होंने एक बुक लॉन्च की है। बुक का नाम है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। ये क्वेश्चन अगर बुक के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी अंबेडकर साहब के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। ये बुक ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने कंपाइल की है। इंपॉर्टेंट बात है, राज्यसभा जो एमपी हैं इलैया राजा, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, उन्होंने इसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब के जो वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों को इसमें इनकलकुलेट किया है। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी लाइफ इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, मानव अधिकारों के लिए और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की। और वो मार्जिनाइज और सोशली ओप्रेस्ड सोसाइटी थे, उनके मुख माउथ पीस, उनके मुख पत्र बन के सामने सामने आए। उनकी लाइफ ने कई लोगों को इन्फ्लुएंस किया, कई लोगों के जीवन पर इम्पैक्ट डाला। और मॉडर्न इंडिया में उनका उनके जीवन का काफी इम्पैक्ट है। डॉक्टर अंबेडकर पहले लॉ मिनिस्टर भी थे भारत के। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लाइफ मंत्र था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द मासेज फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेज। कि बहुजन का हित हो, बहुजन का सुख हो, सबका ही, मासेज की बात की जा रही है यहाँ पे। और इसी डॉक्टर अंबेडकर के विजन पर ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा कुछ डेटास दिए गए, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर के विजन को ही देखकर सरकार ने एससी यूथ के अपलिफ्टमेंट के लिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM को लॉन्च किया था 2020 में। लगभग पिछले 8 साल में 208 मेडिकल कॉलेज को खोला गया है। 78,000 के आसपास जो मेडिकल सीट्स थी उनको बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। लगभग 45 करोड़ बैंक अकाउंट्स को ओपन किया गया है, जिनमें 31,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ है वुमेन्स को क्राइसिस के टाइम पे। लगभग 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए हैं और 3 करोड़ हाउसेज बने हैं। 12 करोड़ वुमेन्स को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया गया है। और मैटरनिटी लीव, जो मातृत्व अवकाश पहले 12 वीक्स का दिया जाता था, उसको सरकार ने 26 वीक्स का किया है। मुद्रा योजना में 18 लाख करोड़ रुपए के लोन्स दिए गए हैं, जिनमें से 34 करोड़ SC ST और अदर बैकवर्ड कम्युनिटी मेंबर्स को दिए गए हैं। पीएम दक्ष योजना, जिसमें लगभग 2.25 लाख यूथ को ट्रेन किया जाएगा, स्किलिंग दी जाएगी, उनको स्किल किया जाएगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बेज लिमिट, जो कि केवल 15,000 रुपए थी पहले, 2014 के बाद उसको 21,000 रुपए किया गया है। मार्जिनाइज कम्युनिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, उसमें ये चीज काम आ सकती है। अगला क्वेश्चन है 86, भारत में हर साल 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? नेशनल इंजीनियरिंग डे। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजन, सर सीवी रमन, स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर है एम विश्वेश्वरैया। इनकी याद में इंजीनियरिंग डे बनाया जाता है। इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। एम विश्वेश्वरैया, इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1860 को। 1968 में डिक्लेयर किया गया 15 सितंबर को कि इंजीनियरिंग डे बनाया जाएगा विश्वेश्वरैया जी की याद में। एम विश्वेश्वरैया 1912 से 1918 के बीच में दीवान रहे थे मैसूर राज्य के।
1915 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली ब्रिटेन से, और 1955 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इन्हें दिया गया। 1962 में इनका देहांत हुआ। इनकी बुक्स की बात करें, दो बुक्स इन्होंने लिखी है जो इम्पोर्टेंट है, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया और प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो कि पूछा जा सकता है, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया एंड प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। कृष्णा राज्य सागर बांध, जो कि मैसूर में है कावेरी नदी पर, उसके चीफ इंजीनियर थे। इन्होंने ब्लॉक सिस्टम्स को इजाद किया जो कि फ्लड गेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया की याद में तीन देशों में मनाया जाता है, भारत में, श्रीलंका में और तंजानिया में। अगर बात करें ये नेशनल इंजीनियर्स डे की, ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड इंजीनियर्स डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 4 मार्च को यूनेस्को आयोजित करता है, 4 मार्च को मनाया जाता है हर साल यूनेस्को के द्वारा। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर, और वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे 4 मार्च। बात करें श्रीनिवास रामानुजन की, तो इनकी याद में 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। सर सीवी रमन की याद में 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है, और स्वामी विवेकानंद की याद में यूथ डे मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। ये सर एम विश्वेश्वरैया हैं, जिनका कहना है कि नो वन पर्सन कैन शेप द लाइफ ऑफ अनदर, कि आपकी लाइफ को कोई और पर्सन शेप कर ही नहीं सकता। आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पीनेस आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए एक प्लान रखिए लाइफ का, और थिंक फॉर योरसेल्फ, अपने लिए सोचिए और उसको बेस्ट रूप से, पॉजिटिव रूप से उस प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए, तो कोई भी गोल, कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, 15 सितंबर के बारे में एक और डेटा हम देख लेते हैं। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियरिंग डे तो है ही, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, जो कि यूएन आयोजित करता है। 2008 से चल रहा है। 2022 की जो थीम थी वो थी प्रोटेक्टिंग प्रेस फ्रीडम फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसको बचाना। तो नेशनल इंजीनियरिंग डे 15 सितंबर को, 15 सितंबर को ही है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण इकाई किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये लिथियम सेल निर्माण इकाई लगाई गई है, इंडिया की पहली है ये। इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, कहाँ पे लगी है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और कौन लगा रहा है? मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, चेन्नई की एक कंपनी है, ये लगा रही है इसको। इंडिया की बात करें तो इंडिया पहले इंपोर्ट करता था लिथियम, अब तक कहाँ से? चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, हांगकांग से लिथियम सेल बैटरी। लेकिन अब लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है हमारे यहाँ लग गई है तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। लिथियम की बात करें तो लिथियम क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो बैटरी लगती है, ये मोबाइल फोन्स में जो बैटरी लगती है, लिथियम से बनती है, लिथियम सेल बैटरी होती है। और लिथियम के भंडार जो है वो चिली में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अर्जेंटीना में है, चाइना में है, यूएसए, जिम्बाब्वे देशों में है। प्रोड्यूसर की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अभी ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है लिथियम के, लेकिन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। चिली में सबसे ज्यादा रिजर्व है, लेकिन चिली सेकंड प्रोड्यूसर है। अर्जेंटीना फोर्थ नंबर पे है लिथियम प्रोड्यूस करने में। सरकार का विजन है कि लगभग $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करने हैं हमको 2025-26 तक। अब इस इतने ज्यादा लेवल के एक्सपोर्ट करने के लिए आपको लिथियम बैटरी चाहिए ही, और ये लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इसीलिए लगाई गई है, इस सरकार के विजन को पूरा कर सके। अगर लिथियम ट्रायंगल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिथियम ट्रायंगल कहाँ है, लिथियम ट्रायंगल किस कॉन्टिनेंट पे है, तो लिथियम ट्रायंगल पर अगर क्वेश्चन आता है तो लिथियम ट्रायंगल है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे, दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट पे। इसमें लिथियम ट्रायंगल, ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, और ये है बोलीविया। ये बोलीविया की राजधानी लापाज, यहीं पे ये लेक टिटिकाका। इन तीनों को इन तीनों देशों को ये ट्रायंगल जो बनता है इसको बोला जाता है लिथियम ट्रायंगल, क्योंकि ये जो जगह है लिथियम ट्रायंगल, ये सबसे ज्यादा लिथियम का रिजर्व मिलता है इन तीनों देशों की बाउंड्री पे, ये बॉर्डर पे। इसलिए इसको लिथियम ट्रायंगल नाम दिया गया है। ये पर्टिकुलर जो आप देख रहे हैं, 53% जो वर्ल्ड का लिथियम रिजर्व है वो यहीं मिलता है, तो इसलिए इसको लिथियम ट्रायंगल नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 15 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर। 5 सितंबर को तो नहीं मनाया जाता। 5 सितंबर को क्या आता है? नेशनल टीचर्स डे, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। 14 सितंबर को आता है नेशनल हिंदी हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को भी हमने देख ही लिया, इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है, और साथ में इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओजोन डे, ये वर्ल्ड ओजोन डे।
वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल 2022 की थीम थी ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, कि वैश्विक रूप से सहयोग हो ताकि जीवन बचाया जा सके पृथ्वी पे। ये 1995 से मनाया जा रहा है। 1994 में डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको 1994 में डिक्लेयर किया, 1995 से इसको हर साल मनाया जाता है। मनाया जाता है 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 16 सितंबर 1987 को, इसी याद में इसको मनाया जाता है, इसी अवेयरनेस के लिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन हुआ था 16 सितंबर को, ये साइन हुआ था ओजोन लेयर को बचाने के लिए। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, एचसीएफसी, एचबीएफसी, इनको खत्म करने के लिए, ताकि इनको खत्म किया जा सके, ताकि ओजोन परत की सुरक्षा की जा सके। क्योंकि ओजोन लेयर जो होती है, सन की जो यूवी रेज आती हैं, सन की तरफ से जो यूवी रेज आती हैं, इनसे हमें बचाती है। नहीं तो ये यूवी रेज डायरेक्ट स्किन कैंसर और स्किन को खराब करते हुए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, जानवरों के लिए, इंसान के लिए, इवन बिल्डिंग्स तक के लिए। इनको रोकती है ये ओजोन लेयर। तो इस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को, जो सब्सटेंस ओजोन को खत्म कर रहे हैं, उनके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था कि इनको खत्म किया जाए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को बैन किया जाए। और ये एकमात्र प्रोटोकॉल है यूएन का, ओनली यूएन ट्रीटी है जिसको रेटिफाई किया है सारे देशों ने। 198 यूएन सदस्य देश है, सबने इसको रेटिफाई किया है। ओजोन सेक्रेटरीट की बात करें तो ये यूएनएपी हेडक्वार्टर है नैरोबी में, केन्या में, वहीं पर ओजोन सेक्रेटरीट बनाया गया है। 2016 में किगाली अमेंडमेंट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, किगाली अमेंडमेंट, जिसमें कहा गया था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, एचएफसीज हैं, इनको हम 80% तक कम करेंगे, फेज आउट करेंगे 2047 तक, और ये लीगली बाइंडिंग है। ये लीगली बाइंडिंग है, ये याद रखिएगा। किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को साइन हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को ही वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। 2022 की थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। 89 क्वेश्चन है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में ये फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी होगी जो कि तेलंगाना में बनाई जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी तेलंगाना में। ये फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी एक्ट 2022 के तहत, जो कि तेलंगाना विधानसभा ने पास किया, उसके तहत बनाई जाएगी। ग्लोबली अगर देखा जाए वैश्विक रूप से, तो ये तीसरी ऐसी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया में एक और चाइना में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। तीसरी जो यूनिवर्सिटी बन रही है वो इंडिया में बन रही है, थर्ड यूनिवर्सिटी, और इंडिया में भी कहाँ? तेलंगाना में। ये तेलंगाना के हैदराबाद में ये फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको अपग्रेड करके फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बाल निदान पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? बाल पोषण से, बाल शिक्षा से, बच्चों के खिलाफ उल्लंघन, वायलेशन अगेंस्ट चाइल्ड से, चाइल्ड अडॉप्शन, बाल दत्तक ग्रहण से। इसका सही आंसर है वायलेशन अगेंस्ट चाइल्ड, बच्चे के खिलाफ उल्लंघन से। ई बाल निदान पोर्टल जो कि ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल है, इस पे ऑनलाइन रूप से शिकायत की जा सकती है। ये 2015 में शुरू हुआ था। इसमें वायलेशंस अगेंस्ट चाइल्ड, बच्चे के खिलाफ जो वायलेशंस हो रही हैं उसकी कंप्लेंट की जाती है। इसको हैंडल करता है एनसीपीसीआर, जो कि है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और ये स्टेचुटरी बॉडी है, एनसीपीसीआर एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, सीपीसीआर एक्ट 2005 के तहत स्थापित हुई थी। 2007 में इसकी स्थापना की एनसीपीसीआर की। और ये मेनली काम देखती है एनसीपीसीआर, ई बाल निदान इन्हीं का ही पोर्टल है, जहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट की जाती है बच्चों को अगर किसी राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसके खिलाफ। और ई बाल निदान जो पोर्टल है, एनसीपीसीआर का मॉनिटरिंग का काम है। पोक्सो एक्ट 2012, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इन तीनों एक्ट की मॉनिटरिंग करने का काम एनसीपीसीआर का है, कि ये दो तीनों एक्ट अपनी पूरी भूमिका से, जो इनकी इनको स्थापित करने से पहले एक उद्देश्य बनाया गया, उस उद्देश्य को, सफल पर्पज को पूरा फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसको मॉनिटरिंग करने का काम जो होता है वो एनसीपीसीआर का होता है, ताकि इनसे संबंधित जो भी रिकमेंडेशन है वो दी जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एनसीपीसीआर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत एनसीपीसीआर आता है, और एनसीपीसीआर इन तीनों एक्ट को मॉनिटरिंग करने का काम करता है, और ई बाल निदान पोर्टल को लॉन्च किया था एनसीपीसीआर ने। इसमें चाइल्ड माना गया है 18 साल की उम्र के बच्चे को। ओहो, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का क्वेश्चन है। 2020-22 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है, जो कि अभी सर्बिया में बेलग्रेड में आयोजित हुई थी,
किस देश में आयोजित की गई? अरे क्वेश्चन भी यही है क्या? सर्बिया में आयोजित की गई थी ये। सर्बिया बेलग्रेड में आयोजित की गई थी। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित की गई थी। भारत इसमें 24वीं पोजीशन पर रहा है और 2 ब्रॉन्ज मिले हैं भारत को। एक बजरंग पुनिया ने लिया है और दूसरा विनेश फोगाट ने 53 किलो कैटेगरी में 53 केजी और बजरंग पुनिया ने 65 केजी कैटेगरी में ये ब्रॉन्ज मेडल लिया है। इस तरह से आज की चर्चा हमारी समाप्त होती है। इस तरह के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए अनलॉक जीएस एकेडमी के साथ। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।